आपके नीट कुरिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इक्विलिब्रियम, जिसको दो हिस्सों में नॉर्मली हम पढ़ते हैं। एक वो इक्विलिब्रियम जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन से रिलेटेड है और दूसरा वो इक्विलिब्रियम जो आयनिक रिएक्शन से रिलेटेड है। राइट, मीन्स केमिकल इक्विलिब्रिया एंड आयनिक इक्विलिब्रिया। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रिया किस तरीके से ग्रिप करना है सो दैट कि हम उसमें मैक्सिमम मार्क्स ला सकें, चलिए इसको देखते हैं। इस चैप्टर के जब आप इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स को देखते हैं तो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स में सबसे पहला आता है पोस्ट वॉल्ट डाइल्यूशन लॉ। आयनिक रिएक्शंस किस तरह से होती हैं और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप पोस्ट वॉल्ट डाइल्यूशन लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, राइट, पीएच क्या होती है, पीओएच क्या होती है। ठीक है, इसके अलावा फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद पीएच ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, बफर सॉल्यूशंस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये सभी के सभी टॉपिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें से वो टॉपिक्स जो कंपैरेटिवली इजियर है, अगर आप देखें तो कुछ टॉपिक्स तो बताए मैंने, क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं। पीएच, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, पीओएच, ये सब क्या होते हैं, राइट, स्केलिंग किस तरह से होती है, पीएच ग्राफ्स कैसे निकालते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इन दोनों के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं उससे रिलेटेड ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, राइट। फिर जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शंस है, ठीक, उनके रिजल्टेंट से रिलेटेड डिसोसिएशन कांस्टेंट्स। ठीक है, ये कंपैरेटिवली इजियर टॉपिक्स हैं, आप पीछे के जो चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं उनसे इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक, इसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो डेफिनेशंस हैं एसिड्स और बेस की, मींस अरीनियस कंसेप्ट पर एसिड बेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देन ब्रांस्टेड-लरी कंसेप्ट पर, देन लुईस थ्योरी के हिसाब से, ठीक है, देन हार्ड एसिड्स एंड बेसिस के हिसाब से किस तरह से एसिड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इजी है, राइट। जब हम कंपैरेटिवली चैलेंजिंग टॉपिक्स की बात करते हैं तो चैलेंजिंग टॉपिक्स में क्या आ जाते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, उनकी एप्लीकेशन, राइट, वो चैलेंजिंग है। ठीक है, क्वेश्चंस अधिकतर उन पे एक्सपेक्टेड रहते हैं। देन पीएच ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, यानी वो पीएच रेंजेस जो 7 के आसपास लाई करती हैं, 6.95 से लेकर के 7.12 के आसपास। ठीक, वहाँ उनकी पीएच निकालने में आपको पसीना आ जाता है, वो डिफ़िकल्ट होते हैं। ठीक है, पहचानना होता है। फिर तीसरा, जब हम बात करते हैं बफर सॉल्यूशंस की, ठीक है, वो विजुअलाइज करना और उनके क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना इन पर्टिकुलर, वो आपके लिए एक चैलेंजिंग सा टास्क हो जाता है। ठीक है, मीन्स आप उनके क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने में घबराते हैं। ठीक है, फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला पोर्शन हो गया, जिसके लिए हर बार अलग अलग फॉर्मूला है। ठीक, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट या वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट। ठीक है, इनके लिए किस तरीके से आप जो है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूलेज देखते हैं, कैसे वहाँ पीएच निकाली जाती है। ठीक, ये चीज़ें आपको चैलेंजिंग लगती हैं। ठीक, या इसके अलावा एसिड बेस टाइट्रेशंस में वीक एसिड वीक बेस की टाइट्रेशंस, उनसे रिलेटेड सवाल। अब कहाँ तक पहुँच गए आप नॉर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन या डिसोसिएशन देख रहे थे, डिसोसिएशन देखते देखते टाइट्रेशन तक पहुँच गए। ठीक है, तो ये चीज़ें कंपैरेटिवली चैलेंजिंग है। अब इन पर्टिकुलर इस चैप्टर को पकड़ने के लिए
प्रॉपर वे में ग्रिप करने के लिए स्ट्रेटजी को समझते हैं। तो स्ट्रेटजी का पहला पार्ट, जैसा मैंने हमेशा बताया, प्री रिक्विसाइट्स मीन्स चैप्टर पढ़ने से पहले आपको क्या क्या अंदाजा होना चाहिए। तो चैप्टर पढ़ने से पहले आपको आयनिक रिएक्शंस और मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। मीन्स NaCl जब डिसोसिएट हो रहा है तो किस तरह का बिहेवियर है, और वहीं अगर आप एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन की बात करते हैं तो किस तरह का बिहेवियर है, राइट। दूसरी चीज़, आप वहाँ पर अर्हीनियस कंसेप्ट, इसके अलावा जो ब्रॉन्स्टेड-लारी कंसेप्ट है, ये दोनों कंसेप्ट आप 9th-10th में पढ़ के आए हैं, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। यानी एसिड बेस से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं उनका आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। दूसरी चीज़ केमिकल इक्विलिब्रिया, मीन्स इक्विलिब्रिया क्या होता है और मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के केस में ये कैसे बिहेव करता है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है जी। और तीसरा, स्टोशियोमेट्री का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो कनेक्टिविटी है वो डिसोसिएशन रिएक्शन से टाइट्रेशंस तक जा रही है। तो स्टोशियोमेट्री का अगर आपको आइडिया नहीं है, स्टोशियोमेट्री में किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किस तरह से कनेक्ट करते हैं, तो सर्टेनली ग्रिप करने में आपको डिफिकल्टी। अब स्ट्रैटेजी का दूसरा हिस्सा देखो, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम, ये NCERT में इक्विलिब्रियम चैप्टर का दूसरा हिस्सा है, ठीक है, लास्ट का पोर्शन है, राइट। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम को हम पढ़ाने की सूटेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में या अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये पर्टिकुलर पोर्शन जो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, उसका ये पर्टिकुलर पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से लास्ट 5 ईयर्स में इन टोटल 8 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं। इन 8 क्वेश्चंस में से प्रेजेंट ईयर में एक भी सवाल नहीं, ठीक है, बट 2022 में और 2021 में एक एक क्वेश्चन, ठीक है, फिर 2020 में 2 क्वेश्चंस और 2019 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। अब अगर केमिकल इक्विलिब्रियम से कनेक्ट करोगे, जिन ईयर्स में केमिकल इक्विलिब्रियम से 0 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन ईयर्स में आयनिक इक्विलिब्रियम से ज़्यादा सवाल आए, ठीक। और जिन ईयर्स में केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन ईयर्स में आयनिक इक्विलिब्रियम से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। मीन्स जो नीट या NTA की बात करते हो, वो इस पूरे चैप्टर को एक चैप्टर की तरह से ट्रीट करता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस पोर्शन से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। अगर आप कंपेयर करते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम वाले पोर्शन से लास्ट 5 ईयर में सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए हैं, और आयनिक इक्विलिब्रियम वाले पोर्शन से लास्ट 2 ईयर में 8 सवाल आए, ठीक है। तो पोर्शन तो सर्टेनली यही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको अलग अलग करके पढ़ना है, ठीक। स्ट्रैटेजी का तीसरे हिस्से पे जब हम चलते हैं, दैट मीन्स कि कितने आवर्स की स्टडी हमें करनी चाहिए, ठीक। तो मैं अगर एज अ टीचर बात करूं तो लगभग 18 घंटे नीट के स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर चैप्टर को कराने में मुझे लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर लॉग का कॉन्फिडेंस देना उनके लिए एक ज़रूरी फैक्टर हो जाता है, ठीक। वहीं अच्छे स्टूडेंट्स इसको लगभग 40 घंटे में बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, और जो थोड़ा सा कैलकुलेशन से घबराते हैं उनको 55 से 60 घंटे लगते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए लगभग 125 क्वेश्चन सफिशिएंट है। उसमें से कंसेप्चुअल पार्ट के लिए आप लगभग 40% अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो अराउंड 40-45 क्वेश्चंस जो हैं वो आप छोड़ दीजिए कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की तरह से, और बाकी न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। कोशिश करिए न्यूमेरिकल्स में, मैंने इन पर्टिकुलर आपको बताया कि भाई जो पीएच से रिलेटेड सवाल है उसमें 7 के आसपास की पीएच, यानी बहुत वीक एसिड्स और बहुत वीक बेसिस, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा जो
लॉग का यूज हो करके पीएच निकालने के सवाल हैं किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बफर्स के, वो आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, अधिकतर क्वेश्चंस उसी में से आएंगे। अब समझो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए नीट चैप्टर वाइज तुम्हारे पास है ये। ठीक, उस प्रैक्टिस को फर्दर फाइन ट्यून करना चाहते हो, माइक्रो लेवल पे ले जाना चाहते हो, एकेडजा का ऐप ट्राई कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, मैं फर्म बिलीवर हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी प्रिपरेशन को फाइन ट्यून करते जाइए और सक्सेस की तरफ बढ़ते जाइए। राइट, ऑल द बेस्ट।